दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं नक्सलवाद की। हम अब तक चर्चा कर चुके हैं नक्सलवाद कहाँ शुरुआत हुई, किन लोगों ने की, कैसे शुरुआत हुई, इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या है, ये आतंकवाद से कैसे भिन्न है। और आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे नक्सलवाद से उभरने के लिए सरकार कौन कौन से ठोस कदम उठा रही है, नक्सलवाद की वर्तमान दशा और दिशा क्या है, और क्या इसका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी कोई संबंध है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं सरकार कौन कौन से ठोस कदम उठा रही है नक्सलवाद से उभरने के लिए। पहला है सुरक्षा संबंधित व्यय योजना। केंद्र सरकार नक्सलवाद की समस्या के समाधान के लिए सुरक्षा बल को मजबूत करने पर काफी जोर दे रही है। इसके लिए सुरक्षा बलों का बीमा कराना, प्रशिक्षण देना, आधुनिक हथियार उपलब्ध कराना, निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाना, समर्पण करने वाले उग्रवादियों को पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना, उनको रोजगार उपलब्ध कराना। इन गतिविधियों पर जो भी खर्च होता है ये खर्च केंद्र सरकार उठाती है। दूसरा है विशिष्ट मूलभूत सुविधा योजना। वर्ष 2007 के 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशिष्ट मूलभूत सुविधा योजना केंद्र सरकार ने शुरू की। इसके अंतर्गत सड़क निर्माण को बढ़ावा देना, पुलिस स्टेशनों की स्थापना करना, हेलीपैड बनाना, सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराना और आम लोगों के लिए चिकित्सा केंद्र को बनवाना। नक्सलवाद से उभरने के लिए केंद्र सरकार ने तीसरा कदम उठाया, वो है सलवा जुर्म। यह नक्सली लोगों से जूझने के लिए छत्तीसगढ़ के आम लोगों का एक संगठन है। इस संगठन को कहीं ना कहीं सरकार भी समर्थन देते थे। यह संगठन जो है सरकार के माध्यम से, सरकार के कहीं ना कहीं सहयोग से आम आदिवासियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देता था ताकि नक्सली से अपनी आत्मरक्षा की जा सके। ये जो संगठन है लगातार विवादों में रहा है और इस संगठन पर मानवाधिकारों का भी उल्लंघन पर काफी आरोप लगा है कि ये बच्चों को हथियार देते हैं और उनसे हमला करवाते हैं। वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ की सरकार ने नक्सलियों के विरुद्ध एक संगठन तैयार किया जिसका नाम पड़ा सलवा जुर्म, जिसका नेतृत्व कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा ने किया। इस आंदोलन में मुख्यतः वो आदिवासी लोग शामिल थे जो नक्सली से कहीं ना कहीं उत्पीड़ित थे, कहीं ना कहीं वो घाव खाए हुए थे, चोट खाए हुए थे। इस आंदोलन के तहत आम जनों को हथियार दिया जाता था। वर्ष 2008 में मानवाधिकार का एक रिपोर्ट आया जिससे उच्च न्यायालय ने इसको काफी डांट फटकार लगाया इस संगठन को और राज्य सरकार को अन्य विकल्पों पर विचार करने का आदेश दिया कि आप कुछ और विचार कीजिए, कुछ और विकल्प ढूंढिए, ये विकल्प सही नहीं है जो आप चला रहे हैं एक संगठन बनाकर नक्सली से लड़ने के लिए। जुलाई 2011 में उच्चतम न्यायालय ने इस सलवा जुर्म को गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसे बंद करने को कहा और कहा कि उनके हथियार वापस ले लिए जाए। इसके बाद सरकार ने इस कार्यक्रम को हमेशा के लिए बंद कर दिया। चौथा है संदेश कार्यक्रम। संदेश कार्यक्रम बिहार के भोजपुर जिले के 11 पंचायत के सहयोग से शुरू किया गया जो बाद में 24 पंचायत तक फैल गया। इस कार्यक्रम के तहत नक्सलवाद के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाता था। तो दूसरी तरफ सख्ती बरतते थे कि आप उनसे अपने आप को अलग कर लें, नक्सलवादी से अपने आप को काट लें, उनका बहिष्कार करें, जिससे इसका प्रभाव भी देखने को मिला। लोग उनसे कटने लगे, उनका बहिष्कार करने लगे, सामाजिक बहिष्कार भी उनका होने लगा और सख्त चेतावनी दी गई कि जो जो नक्सलवादी हैं या नक्सलवाद के संगत में हैं वो अपनी मुख्य धारा में लौट कर आ जाएं। पांचवा है रोशनी योजना। जिस क्षेत्र में आदिवासी लोग बहुत ज्यादा हैं उन क्षेत्रों में विकास और रोजगार के लिए ये रोशनी योजना शुरू किया गया। ये योजना पिछले 5 वर्षों से चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना, आदिवासी क्षेत्रों में विद्युत उपलब्ध करवाना और वन आधारित उद्योगों को विकसित करना और बढ़ावा देना शामिल है। वर्ष 2009 से केंद्र सरकार उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, आर्थिक सहायता देती है जो नक्सलवाद से पीड़ित परिवार है। इस योजना के अंतर्गत जो पीड़ित परिवार है उनको 3 लाख 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता दी जाती है।
छठा है समाधान। केंद्र सरकार ने 8 मई 2017 को सभी राज्यों के साथ साझा रणनीति बनाकर लेफ्ट विंग आतंकवाद से निपटने के लिए समाधान का सूत्र बताया। समाधान का मतलब है कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रोत्साहन, कारगर खुफिया तंत्र योजना, कारगर प्रौद्योगिकी, प्रत्येक रणनीति की कार्य योजना और लेफ्ट विंग आतंकवादी के वित्त पोषण को विफल करने का प्रयास किया गया पूरा पूरा। समाधान का जो फुल फॉर्म है, एस से है स्मार्ट लीडरशिप, ए से एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से डैशबोर्ड बेस्ड KPIs, एच से हार्नेस टेक्नोलॉजी, ए से एक्शन प्लान और एन से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। अब चर्चा करते हैं नक्सलवाद की वर्तमान दशा और दिशा क्या है। 1980 में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पीपल्स बार ग्रुप का नाम सामने आया, एक नया संगठन का नाम सामने आया और इसने नक्सलवाद का दूसरा चरण शुरू किया जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक फैल गया। नक्सलवाद के जन्म से लेकर अब तक जो विचारधारा है, राजनीति है, उसमें आपसी मतभेद होते थे जिसकी वजह से ये अलग अलग गुटों में बंट गया। परंतु 21 सितंबर 2004 को पीपल्स बार ग्रुप और भारतीय माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ने आपसी समन्वय से एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम पड़ा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो नेपाल से बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को होते हुए आंध्र प्रदेश तक अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जिसे लाल गलियारे के नाम से जाना जाता है। चूंकि नक्सलवाद की जो उत्पत्ति है वो किसान के आंदोलन से शुरू हुई थी, विद्रोह से शुरू हुई थी और यह कानून सन्याल के विचारधाराओं पर आधारित था। परंतु बाद में जो नक्सलवाद का जो विकास हुआ वो चारू मजूमदार के विचारों पर हुआ और वह गांव एवं शहरों तक फैल गया। शुरू से ही युवा वर्ग इससे प्रभावित रहा। दुर्भाग्य यह रहा कि तत्कालीन जो उस वक्त पश्चिम बंगाल की सरकार थी और भारत सरकार ने इसे दबाने का प्रयास किया, संदेश के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से इसको निपटाने की कोशिश नहीं किया, जिसकी वजह से ये और उग्र होता चला गया। इसे कुचलने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से ये और उग्र हो गया और अनेक प्रदेशों में फैल गया। वर्तमान में नक्सलवाद जो है दिशाहीन हो चुका है और नक्सलवाद के समर्थकों में एक विजन का अभाव दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से सरकार उसे संवाद नहीं कर पाती है, संवाद नहीं हो पा रहा है ठीक से और इससे समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो दूसरी तरफ वर्तमान में नक्सलवाद का अलग अलग ग्रुप बन चुका है, समूह बन चुका है जो अलग अलग विचारधाराओं पर कार्य कर रही है। वर्तमान में नक्सलवादी गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका काफी बढ़ रही है और उनके द्वारा हिंसक गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा है, जैसा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं की हत्या के दौरान देखने को हमें मिली। वर्तमान में नक्सलवाद जो है वो तीसरे चरण में पहुंच चुका है, जो कि भयंकर उग्र हो चुका है, जो कि पहले की तुलना में अधिक खूंखार हो चुका है और इसके स्वरूप में भी काफी बदलाव आया है। पहले की तुलना में ये अब संसाधनों को संग्रह करने पर अधिक बल दे रहे हैं, उसके माध्यम से अवैध हथियारों की तस्करी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वो बच्चों और महिलाओं को प्राणढाल बनाकर इन गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। नक्सली आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से क्या संबंध है, आइए जानते हैं। 1967 में नक्सलबाड़ी गांव से नक्सल आंदोलन शुरू हुआ जो किसानों के शुरू किया गया था, जिसके प्रमुख चारू मजूमदार थे। ये माओ की तरह ही भारत में व्यवस्था बदलना चाहते थे। उस समय बीजिंग रेडियो से भी नक्सली के समर्थन में प्रचार प्रसार हो रहे थे, न्यूज आ रहे थे। नक्सली गतिविधियां जिस तरीके से बढ़ती जा रही हैं, इससे यह स्पष्ट है कि इसके सिर्फ पिछड़ेपन, बेरोजगारी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं बाहरी संपर्क भी है, तभी इतना उग्र हो रहा है। और बाहरी संपर्क नक्सलवादी के लिए खाद और पानी का कार्य करता है। नक्सलवादी संगठनों का सबसे करीबी संबंध नेपाली माओवादियों से है। इनके नेपाली माओवादियों से हत्या करने के प्रमाण भी मिल चुके हैं। नक्सलियों का योजना भारत, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एक अंतरराष्ट्रीय लाल गलियारा बनाने की है। नेपाल से लेकर श्रीलंका तक इनके तार फैले हुए हैं। वर्ष 2001 में भारत, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के 9 माओवादी संगठनों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम पड़ा कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ माओइस्ट पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन का लक्ष्य दक्षिण एशिया में सभी माओवादी पार्टियों और संगठनों के बीच जो गतिविधि हो रहे हैं उसके बीच समन्वय स्थापित करना है।
आज की तरह हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा, क्या क्या अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।